शिवानी ड्राइंग रूम में बैठी अपनी माँ राधिका जी से फुसफुसाते हुए बोली, माँ, भाभी से वो पैसे निकलवाने हैं, बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है। इस बार पापा से तो कहना ही बेकार है। बेटी की बातें सुनकर राधिका जी ने हामी भरते हुए कहा, तू फिक्र मत कर बेटी, तेरी भाभी की नौकरी किस काम आएगी। और ये सारी बातें रसोई घर में पराठे बना रही रवीना सुन रही थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या नौकरी छोड़ दूं या मायके चली जाऊं, पर माँ पापा भी क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। शहर का ये मकान उसके लिए एक पिंजरा बन गया था, जहाँ कोई उसकी आवाज़ सुनना ही नहीं चाहता था। पराठे बनाकर उसने अपनी सास और ननद को परोसे ही थे कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। जाकर देखा तो उसकी सहेली पूनम का फ़ोन था। फ़ोन उठाते ही उसने कहा, रवीना, मैं तेरे घर के सामने वाले पार्क में बैठी हूँ, कब तक आ रही हो। हाँ, बस अभी आई। इतना कहकर रवीना ने फ़ोन रख दिया और जाकर अपनी सास राधिका जी से बोली, माँ जी, मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ, वो सामने वाले पार्क में मेरा इंतज़ार कर रही है। इतना कहकर रवीना दरवाजे से बाहर निकल गई। ये सहेलियाँ स्कूल कॉलेजों में होती हैं, शादी के बाद भी इनसे पीछा नहीं छूटा क्या। राधिका जी पीछे से बड़बड़ाती रही। उधर रवीना के पार्क में पहुँचते ही पूनम ने उसे गले से लगा लिया और बोली, तुझे क्या हो गया है, तू इतनी दुबली पतली कैसे हो गई। क्या जीजू अच्छे नहीं हैं या फिर सास? देखो भाई, इन दो लोगों का घर में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ज़िंदगी नरक बन जाती है। इतना सुनते ही रवीना की आंखें भर आई। उसने उसे सब कह दिया कि सास का ताना, ननद का स्वार्थ, पति का चुप रह जाना और ससुर का मौन, इन सब से मैं तंग आ चुकी हूँ। कहते हुए रवीना की आवाज़ कांपने लगी और पूनम का दिल भी। तू इतनी पढ़ी लिखी है यार, फिर भी इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है। पूनम ने उसकी हथेली थामते हुए कहा, तो क्या करूँ पूनम, मायके जाऊँ तो माँ बाप का सर झुक जाएगा, नौकरी छोड़ दूँ तो खुद के पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाएगी। ये लोग तो चाहते ये हैं। तभी पूनम ने ठंडी हवा में गहरी सांस ली और बोली, तुझे छोड़कर भागने की ज़रूरत नहीं है, तुझे अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। अपनी कमाई का हक तुझे खुद लेना होगा। सुमित से सीधे बात कर, सबको पता चलना चाहिए कि रवीना भी कुछ है इस घर में। जब तक तू खुद अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएगी, तब तक कोई तुझे सुनेगा नहीं। रवीना ने अपनी सहेली की बातों को दिल में उतार लिया। कुछ देर बाद पार्क की बेंच से उठते हुए पूनम ने कहा, जो भी होगा मैं तेरे साथ हूँ, और हाँ, किसी दिन तेरे घर आकर चाय भी पीऊँगी और तेरी सास से भी मिलूँगी। तो रवीना ने हंसते हुए आंसू पोंछे और बोली, हाँ, इस बार तेरी चाय मैं नहीं, मेरी सास ही बनाएगी। दोनों हंसी और अपने अपने घर की तरफ निकल गई। अब रवीना ने सोच लिया था कि अब उसे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है। वो घर पहुंची तो उसकी ननद शिवानी जा चुकी थी। तभी सास ने कटाक्ष भरी नज़र डाली। बहुत देर लगा दी नीचे, बड़ी बातें कर आई होगी सहेली से। रवीना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानती थी कि बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। शाम को सुमित ने ऑफिस का लैपटॉप बंद कर सोफे पर आकर बैठा ही था कि रवीना भी उसके पास आकर बैठ गई और बोली, सुमित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो सुमित फ़ोन देखते हुए बोला, क्या हुआ? देखो सुमित, मैं अब अपनी सैलरी माँ जी को नहीं दूंगी, मैं अपने अकाउंट में रखूंगी, अपने खर्च के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, और थोड़े पैसे पापा मम्मी को भी भेजूंगी। यह सुनते ही सुमित ने चौंक कर देखा। क्या मतलब है इसका? मम्मी क्या कहेंगी, पापा क्या सोचेंगे? आज रवीना की आवाज़ में पहली बार ठहराव था। पापा तो कुछ नहीं कहेंगे, और यही तो दिक्कत है कि कुछ नहीं कहते। पर अब मुझे अपनी खुद की इज्जत बचानी है। तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है? सुमित को समझ नहीं आया क्या बोलूं। उसने कहा, अरे यार,
तू क्यों इतना सोचती है? सब मम्मी पापा के लिए ही तो है। रवीना की आंखों में आज वो आंसू नहीं थे जो अब तक हमेशा रहते थे। उसकी नज़रें सीधी सुमित की आंखों में थी। हाँ, सब मम्मी पापा के लिए है, पर मैं भी इसी घर में रहती हूँ। मैं भी इंसान हूँ। मेरी कमाई मेरी मेहनत है। मैं कुछ छुपा नहीं रही, बस अपना हक रख रही हूँ। अब से मेरे अकाउंट में मेरी सैलरी आएगी, यही सही रहेगा। सुमित कुछ कह नहीं सका। वो जानता था कि बात में दम है, पर माँ से कौन लड़े। वही झिझक, वही आदतें। माँ क्या कहेगी? पर रवीना ने इस बार माँ के डर को अपने मन में नहीं उतरने दिया। उसने सीधा कहा, तुम माँ जी को समझा देना, क्योंकि मैं अब अपने पैसों के लिए कोई जवाब नहीं दूंगी। रात को जब खाना खाते समय राधिका जी ने फिर वही बात छेड़ी। रवीना बहू, अगले हफ्ते शिवानी के बच्चों की फीस भरनी है, तेरी सैलरी कब तक आएगी? तो रवीना ने आज पहली बार नज़र उठाकर कहा, माँ जी, फीस की बात रवीना दीदी से कर लीजिए। मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में रहेगी, जो ज़रूरत होगी मैं देख लूँगी, लेकिन अपनी मेहनत की पूरी रकम अब मैं नहीं दूँगी। ये सुनकर राधिका जी का हाथ मुंह में निवाला लेते लेते रुक गया और गुस्से से बोली, ये क्या बात हुई? ससुराल में बहू ऐसे जवाब देती है क्या? रवीना ने शांति से कहा, माँ जी, बहू जवाब नहीं देती, बहू घर संभालती है, पर अब खुद को भी संभालना पड़ेगा। मुझे भी अपनी इज्जत चाहिए। सारा हॉल जैसे सन्नाटे में डूब गया। सुमित ने नज़र झुका ली, लेकिन रवीना को लगा जैसे आज पहली बार उसने अपनी ही आवाज़ सुनी हो। राधिका जी उस रात चैन से सो ही नहीं सकी। उसके मन में बार बार रवीना के शब्द गूंज रहे थे, अब मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में रहेगी। उनकी नज़रों में बहू का यूं हक जताना बर्दाश्त के बाहर था। सुबह होते ही उन्होंने अपनी बेटी शिवानी को फ़ोन लगाया। शिवानी बेटा, ज़रा कल ही आ जाना, बहू ने घर सर पर उठा रखा है, तुझे समझाना होगा उसे। शिवानी को भी मौका चाहिए था मायके में रुकने और अपनी बात मनवाने का। उसने तुरंत कहा, माँ आप फिक्र मत करो, मैं देख लूँगी भाभी को। अगले ही दिन सुबह सुबह ही शिवानी फिर उसी तरह सूटकेस लेकर आ गई और ड्राइंग रूम में बैठकर उसने आवाज़ दी, भाभी कहाँ हो, बाहर आओ तो ज़रा। तो रवीना ने किचन से बाहर निकलते ही शिवानी को नमस्ते किया, पर शिवानी ने नमस्ते का जवाब न देकर सीधा सवाल दाग दिया, भाभी ये क्या सुन रही हूँ मैं? आपकी सैलरी आप अपने पास रखोगी, हम किसके हैं फिर? तो रवीना ने शांत लहजे में कहा, तुम मेरी अपनी हो दीदी, पर मैं अपनी मेहनत किसी की झोली में डालने के लिए नहीं कमाती। ये सुनते ही शिवानी ने तंज कसा, बहू होकर मायके की बातें सिखा रही हो, मेरी फीस, बच्चों का खर्चा, ये सब कैसे पूरा होगा? इतने में राधिका जी भी वहाँ आ गई। देखा बेटा, यही सुनना बाकी रह गया था, अब ये हम पर हुक्म चलाएगी। शिवानी ने भी आग में घी डाला, माँ ऐसे तो घर टूट जाएगा, भाभी को समझाओ, वरना मैं चुप नहीं बैठूंगी। दोनों माँ बेटी की बातें सुनकर रवीना ने बिना डरे कहा, घर कोई मेरी सैलरी से नहीं चलता दीदी, घर चलता है सबके साथ से। मैं भी सबका साथ दूंगी, पर गुलामी नहीं करूंगी। तभी वहाँ राम प्रसाद जी भी आ गए। उन्होंने माहौल ठंडा करने की कोशिश की। रवीना बेटा, ये बातें यूँ सबके सामने क्यों? तू सुमित से बात कर, हम सब बैठकर देख लेंगे। पर राधिका जी ने बीच में ही रोक दिया, नहीं जी, बहू ने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, अब तो पंचायत ही होगी। मोहल्ले के 5 बड़े बुजुर्ग आएंगे, तब देखेंगे कि किसकी गलती है। रवीना चुपचाप खड़ी रही, लेकिन इस बार उसके दिल में डर नहीं था। उसे पता था कि जो सच है वही उसे बचाएगा। शाम को मोहल्ले के 5 बुजुर्ग लोगों को बुला लिया। राधिका जी ने सबके सामने लंबा चौड़ा दुखड़ा रो दिया कि हमने बहू को बेटी बनाकर रखा और अब ये हमारी इज्जत उछाल रही है। बेटा कमाता है, बहू कमाती है, फिर भी हमें ताने सुनने पड़ते हैं। शिवानी ने भी आंसू बहाते हुए कहा,
मुझे बच्चों के लिए पैसे चाहिए थे। भाभी ने मना कर दिया। क्या मैं अपने मायके में इतना भी हक नहीं जता सकती? सबकी बातें सुनकर शर्मा जी ने रवीना की तरफ देखा। बेटी, तुम भी कुछ कहना चाहोगी? तो रवीना ने अपनी सारी हिम्मत समेटकर कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया अंकल जी। मैंने बस ये कहा कि मेरी मेहनत की कमाई मेरे पास रहेगी। मैं घर खर्चे में हाथ बटाऊंगी, पर अपने लिए भी थोड़ा बचाऊंगी। क्या ये गलत है? तभी शर्मा जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है बेटा। पढ़ी लिखी बहू है, नौकरी कर रही है, तो उसका भी हक बनता है। बहू कोई मशीन नहीं होती। तभी पास में बैठे गुप्ता जी ने राम प्रसाद जी की तरफ देखते हुए कहा, भाई साहब, अब ज़माना बदल गया है। बहू को भी सम्मान चाहिए, तभी घर चलेगा। जब बाप इसे बेटी की तरह बराबरी में रखोगे, गुलाम नहीं। फिर उन्होंने शिवानी की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे बच्चों की फीस तुम्हारी भाभी क्यों भरेगी? क्या तुम भी अपनी ननद के बच्चों की फीस भरती हो? यह सुनकर राधिका जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। उन्हें तो पंचायत से यही उम्मीद थी कि सब उसके पक्ष में बोलेंगे, पर उल्टा फैसला सुनकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। शिवानी ने गुस्से में अपना सूटकेस पैक किया। मैं वापस चली जाऊंगी, ऐसे घर में नहीं रहना जहां भाभी का राज चले। रवीना ने आज पहली बार लंबी सांस ली। उसे लगा इस लड़ाई में वो अकेली नहीं रही, अब सच उसके साथ है। राम प्रसाद जी चुप थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुमित वही खड़ा था, उसके भी हिम्मत जवाब दे गई। तभी शिवानी ने ताना मारा, कान खोलकर सुन लो भाभी, या तो तुम मेरे बच्चों की फीस के लिए पैसे दोगी या फिर इस घर से चली जाओगी। ये मेरा मायका है, तुम बाहरी हो। ये सुनकर रवीना का खून खोल उठा। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, शिवानी दीदी, भले ही इस घर में मैं बहू बनकर आई थी, पर अब ये घर मेरा भी है। तुम्हारा मायका होगा, पर अब यही मेरा घर है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और नहीं अपनी सैलरी छोड़ूंगी। मेरी भी अपनी इज्जत है। तभी राधिका जी ने फिर पंचायत की धमकी दी कि बहू, ज़्यादा जुबान मत चला, इस बार पूरी कॉलोनी में बता दूंगी कि कैसी बहू मिली है। तो रवीना ने जवाब दिया, ठीक है माँ जी, बताइए सबको, और ये भी बता दीजिए कि बहू स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है, सैलरी लाती है, घर चलाती है, और बदले में उसे क्या मिलता है। अब मैं चुप नहीं रहूँगी। तभी शिवानी ने गुस्से में अपना सूटकेस उठाया और वहाँ से निकल गई, पर जाते जाते जहर छोड़ गई। उस रात रवीना ने सुमित से कहा, देख लो सुमित, अब भी अगर तुम मेरी बात नहीं समझे तो फिर ये घर टूटते देर नहीं लगेगी। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, लड़ाई मैं खुद लड़ लूँगी। सुमित चुपचाप उसे देखता रहा। शायद पहली बार उसे अपनी खामोशी भारी लगने लगी थी। शिवानी के लौट जाने के बाद भी राधिका जी चुप नहीं बैठी। अब उनकी नई रणनीति थी, मोहल्ले की औरतों में, रिश्तेदारी में बहू को बदनाम करना। अगले ही दिन उन्होंने अपनी पुरानी सहेली मोहिनी जी को फ़ोन किया, बहन जी, आपको तो सब पता ही है कि कैसी बहू आई है हमारे घर में। वो मीठा ज़रूर बोलती है, पर काम देखो, सैलरी पर कब्जा करके बैठ गई है। बेटा अच्छा है, पर बेचारा कुछ कह नहीं पा रहा। धीरे धीरे कॉलोनी में बातें फैलने लगीं। पड़ोस ने आकर ताना मार जाती कि बहू बड़ी कमाई कर रही हो, जो अब घर में भी राज करोगी। कभी रवीना स्कूल जाती तो रास्ते में राधिका जी की सहेलियाँ रास्ता रोककर कहती, बहू, थोड़ा सास ससुर का लिहाज कर लिया करो, मुँह लगना अच्छी बात नहीं। पहले रवीना चुपचाप सहती रही, पर एक दिन सारी पड़ोसनों ने उसे घेर लिया। राधिका जी भी वहीं आ गई और सबके सामने शुरू हो गई, देख लीजिए बहन जी, कैसा ज़माना आ गया है। बहुएं मर्दों पर हुक्म चलाने लगी हैं। मोहिनी जी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हमारे ज़माने में तो बहुएं सर झुकाकर चलती थी। यह सुनकर रवीना ने वहाँ पहली बार सबके सामने खड़े होकर कहा, आंटी जी, माफ़ कीजिएगा, मैं बहू हूँ पर गुलाम नहीं। स्कूल में सैकड़ों बच्चों को पढ़ाती हूँ, घर में भी वही कर रही हूँ, सबको सही बात समझा रही हूँ।
अगर मैं गलत हूँ तो फिर बताइए कि कानून में ये कहाँ लिखा है कि एक औरत अपनी कमाई खुद इस्तेमाल नहीं कर सकती। भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ औरतों के चेहरे पर सन्नाटा था, क्योंकि उनके मन की भी दबी आवाज़ थी जो आज किसी ने बोल ही दी थी। रवीना ने फिर कहा, अगर मैं घर छोड़कर मायके चली जाऊं तो कल आप ही कहेंगे कि बहू बिगड़ गई, पर अगर मैं अपना हक मांगूं तो भी मैं बिगड़ी। आप ही बताइए कि सही क्या है। मोहिनी जी हक्की बक्की रह गई। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था। तभी राधिका जी ने बीच में ही कहा, बहू अब तू हमें सिखाएगी कि क्या सही और क्या गलत है। तो रवीना ने बहुत सम्मान से कहा, माँ जी सिखाना नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि आप समझे कि बहू भी बेटी होती है। बेटी को पढ़ाकर माँ बाप ने मेरा सपना पूरा किया। अब मैं अपना हक खुद लूँगी। सारी औरतें चुप हो गईं। किसी ने राधिका जी के पक्ष में कुछ नहीं कहा। उल्टा 2-3 औरतें रवीना से बोली, बहू सही बात कही आपने, काश हम भी ऐसे बोल पाती। रवीना को लगा कि उसकी लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं रही, औरतों के मन में कहीं ना कहीं यह आवाज़ पहले से थी, बस कोई बोलता नहीं था। उस रात राधिका जी अकेले अपने कमरे में बैठी थी और मन ही मन एक नई साजिश रच रही थी कि अब मोहल्ले के पंचायत से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने आखिरी दांव चला और सीधे रवीना के पिता को फ़ोन लगाया। हेलो, नमस्ते भाई साहब। देखिए जी, आपकी बेटी ने घर में क्या माहौल बना दिया है। आपको तो बेटी को समझाना चाहिए था। अब आप ही आइए और इसे समझा कर ले जाइए। हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए। रवीना के पिता महेश जी एक सीधे साधे इंसान थे, लेकिन दिल से बहुत मजबूत थे। वो सुनते रहे और राधिका जी बोलती रही, हमने तो बेटी बना कर रखा, पर इसे तो बस अपनी सैलरी और अपने मायके की पड़ी है। हमसे तो अब संभाला नहीं जाएगा। महेश जी ने धीमे से कहा, बहन जी हम कल ही आ रहे हैं, फिर बैठकर बातें करेंगे। रवीना को जब पता चला तो वो भी कांप गई और सोचने लगी, पापा को क्यों घसीट रहे हैं ये लोग। पापा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पर माँ ने फ़ोन पर ही उसे समझा दिया, बिटिया डरना मत, इस बार तेरे पापा चुप नहीं रहेंगे। तूने कुछ गलत नहीं किया। अगले दिन सुबह महेश जी अपनी पत्नी के साथ आए तो राधिका जी ने फिर वही पुराना रोना धोना शुरू कर दिया। भाई साहब देख लीजिए, आपकी बेटी है, अब आप ही बताइए क्या घर में ऐसे चलता है। घर में बहू अपना पैसा अपने पास रखेगी तो हम कैसे निभाएंगे। महेश जी ने पहले चुपचाप रवीना को देखा, फिर राधिका जी की तरफ सीधी नज़र टिकाई। बहन जी हमने अपनी बेटी को नौकरी करने के लिए भेजा था और घर संभालने के लिए भी, लेकिन हमने इसे पढ़ाया लिखाया इसलिए था कि कोई इसे पैसों के लिए मजबूर ना करे। तभी पास में बैठे राम प्रसाद जी ने धीमी आवाज़ में कहा, महेश जी आप तो समझदार आदमी हैं, बहू ने मोहल्ले में बात फैला दी है, समाज क्या कहेगा। तो महेश जी मुस्कुरा दिए, समाज तब क्या कहता भाई साहब, जब मेरी बेटी मायके में बैठी होती तब यही समाज कहता कि बहू टिक नहीं पाई। आज जब वो अपने पैरों पर खड़ी है तो आप चाहते हैं कि वो भीख मांगे। माफ़ कीजिए, मेरी बेटी भी मेरी तरह सर उठाकर जिएगी। तभी रवीना की माँ ने भी धीरे से कहा, बहन जी हमने अपनी बेटी को सब सिखाया था, पर वो किसी की गुलामी नहीं करेगी, आपसे प्यार करेगी, सेवा करेगी, लेकिन हक छीना तो खड़ी हो जाएगी। ये सुनकर राधिका जी का चेहरा स्याह हो गया। शिवानी ने फ़ोन पर सब सुन लिया। उसने फिर दखल देने की कोशिश की, पापा जी आप समझते क्यों नहीं, ऐसी बहू तो घर तोड़ देगी। तो महेश जी ने शिवानी को भी पलटकर जवाब दिया, बिटिया घर बहू नहीं तोड़ती, घर को स्वार्थ तोड़ता है। मेरी बेटी पर उंगली उठाने से पहले अपने घर में झांक कर देखो। कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया। राधिका जी के पास अब कोई जवाब नहीं था। राम प्रसाद जी ने भी पहली बार सर झुका लिया। कुछ देर बाद महेश जी ने उठते हुए अपनी बेटी का हाथ थामा, बिटिया
अब डरना मत, ये घर तेरा भी है, तू इज्जत से रह, कोई हक छीने तो आवाज़ उठा, हम तेरे साथ हैं, पर मायके तभी लौटना जब तेरा मन हो, मजबूरी में नहीं। रवीना की आंखों में आंसू बह निकले, पर इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, अपने माता पिता पर गर्व के थे। महेश जी और उनकी पत्नी के लौटने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। राधिका जी अपनी हार को पचा नहीं पा रही थी। उन्होंने तय कर लिया कि अगर रवीना को तोड़ना है तो पहले सुमित को तोड़ना पड़ेगा। रात के खाने के बाद उन्होंने सुमित को अपने कमरे में बुलाया। सुमित बेटा, यहाँ बैठो, कुछ ज़रूरी बात करनी है। सुमित चुपचाप बैठ गया। माँ की आंखों में वही आंसू थे जिनसे वो बचपन से पिघलता आया था। देख बेटा, ये सब क्या हो रहा है? बहू ने तो पूरा घर सर पर चढ़ा लिया, मोहल्ले में मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अब तू ही कुछ कर, तू ही इसे समझा, नहीं तो ये घर टूट जाएगा बेटा। माँ की बात सुनते ही सुमित के मन में बचपन के सारे पल घूम गए। माँ ने पढ़ाया, बड़ा किया, शादी की, लेकिन उसी पल उसे याद आया रवीना की वो थकी आंखें, स्कूल से आकर रसोई में घंटों खड़ी रहना और फिर सास और ननद के ताने सुनना। सुमित ने धीरे से कहा, माँ, क्या आप सच में चाहती हैं कि घर बचा रहे? तो राधिका जी बोली, तो और क्या, मैं अपना घर टूटते हुए देखूंगी। सुमित की आवाज़ में पहली बार हिम्मत थी। तो फिर आप बहू को उसका हक दीजिए माँ, वो गलत कुछ नहीं कर रही। रवीना बस अपने पैसों पर हक चाहती है। आप सोच कर देखिए, वो हम सब के लिए ही तो कर रही है, नौकरी भी करती है और फिर आकर घर भी संभालती है। फिर भी आप क्यों उसे दुश्मन समझ रही हैं माँ? बेटे की बातें सुनकर राधिका जी ने गुस्से से कहा, मतलब अब तू भी अपनी माँ को समझाएगा? मैं ही गलत हो गई? तो सुमित ने धीरे से कहा, माँ, आप गलत नहीं हैं, पर आप जो कर रही हैं वो गलत है। देखिए माँ, मैं अब चुप नहीं रहूँगा। रवीना मेरी पत्नी है, उसका हक है मुझ पर, मैं अब उसके साथ अन्याय नहीं होने दूँगा। इसलिए आपसे भी कह रहा हूँ कि अब उसे तंग मत कीजिए। राधिका जी का गुस्सा फट पड़ा। तो अब बहू के कहने पर तो माँ से भी लड़ेगा? तो सुमित ने कहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर लड़ूंगा माँ, क्योंकि यही सही है। राधिका जी को लगा जैसे उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। वो चीख पड़ी, हाँ ठीक है, जा अपनी बीवी के पास, माँ की कोई कीमत ही नहीं रही। सुमित ने सर झुकाया, फिर बोला, माँ, आप ही मेरी माँ हैं, आप इस घर की इज्जत हैं, पर बहू को भी इज्जत चाहिए माँ। अब ये घर दोनों की इज्जत से चलेगा। इतना कहकर सुमित वहाँ से उठा और सीधा अपने कमरे में चला गया। रवीना किताब पढ़ रही थी। उसने सुमित को देखते ही कहा, क्या कहा माँ जी ने? तो सुमित बोला, कुछ नहीं, पर अब मैं तेरे साथ हूँ, अब जो होगा हम दोनों मिलकर देखेंगे। उस रात पहली बार रवीना को लगा कि कोई तो है उसके साथ, जो उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उधर राधिका जी को समझ नहीं आ रहा था कि जो घर उन्होंने बसाया था वही अब उनके हाथ से फिसलता क्यों जा रहा है। अगली सुबह घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। नाश्ते की मेज पर सुमित ने सबके सामने कहा, माँ, पिताजी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। राधिका जी ने इतना सुना कि बोल पड़ी, लो, अब बेटा भी बहू की तरफ से सवाल करेगा। तभी सुमित ने कहा, माँ, सवाल नहीं, एक फैसला है। अब से घर का पूरा खर्चा मैं और रवीना दोनों मिलकर देखेंगे। मेरी सैलरी और रवीना की सैलरी दोनों का हिसाब साफ रहेगा। जो खर्चा होगा हम दोनों मिलकर देंगे और जो बचत होगी वो भी हम ही संभालेंगे। तभी राम प्रसाद जी ने अखबार नीचे रखा और बोले, आखिर बुरा क्या है इसमें, तुम ही लोग कमाते हो। लेकिन राधिका जी ने गुस्से से कहा, बेटा, मतलब अब बहू अपने पैसे अलग रखेगी, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। तभी रवीना ने बहुत विनम्र होकर कहा, माँ जी, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही, पर मेरी मेहनत को मैं अपने तरीके से संभालना चाहती हूँ। आप जब कहेंगी मैं पैसे दूंगी,
और वो भी बिना तानों के। तभी सुमित ने पिताजी की तरफ देखा। पिताजी, हम दोनों चाहते हैं कि घर में कोई कलह ना हो, बस हिसाब किताब साफ रहेगा। बहन को मदद चाहिए तो हम दोनों से बात होगी, कोई अकेले बहू से नहीं मांगेगा। राम प्रसाद जी ने गहरी सांस ली। उन्हें ये बात सही लगी, पर राधिका जी की आंखों में आंसू थे। मुझे तो लगता है कि अब इस घर में मेरी कोई जगह ही नहीं बची है। यह सुनकर रवीना ने आगे बढ़कर सास का हाथ पकड़ा और बोली, माँ जी, आप तो माँ हैं, घर की इज्जत हैं, आपको कोई नहीं हटा सकता, पर बहू को भी वही इज्जत चाहिए। राधिका जी के पास अब कोई शब्द नहीं बचे थे। वो चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। तो कुछ देर बाद रवीना ने उनके पास आकर कहा, माँ जी, मैं आपका घर नहीं तोड़ना चाहती, मैं तो बस उसे बसाना चाहती हूँ। जब भी आपको मेरा प्यार चाहिए, मैं यही हूँ आपके पास। राधिका जी की आंखें नम हो आई। अब घर में कोई बहस नहीं थी, कोई पंचायत नहीं, लेकिन घर में एक अनकहा बदलाव था। राधिका जी पूरे दिन चुप रहने लगी थी। उनकी बेटी शिवानी भी अब अपने पति के साथ ससुराल में ही रह रही थी। अब उसका आना जाना भी कम हो गया था। सुमित ऑफिस से आता तो रवीना के साथ रसोई में हाथ बटाने लगता। ये सब राधिका जी को चुभता तो था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल ने ये मान लिया था कि बहू गलत नहीं है। एक दिन शाम को बारिश हो रही थी, तो राधिका जी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। तभी रवीना चाय बनाकर ले आई। माँ जी, चाय पी लीजिए। तो राधिका जी ने कप की तरफ देखा, फिर बहू की तरफ देखते हुए बोली, तुम क्यों लाई हो चाय? तुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है ना मेरी? तो रवीना ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, फिक्र है तभी तो लाई हूँ, आपसे हक लिया है, प्यार नहीं छीना। यह सुनकर राधिका जी की आंखें हल्की सी भीग गई। उन्होंने चाय का कप उठाया और रवीना की तरफ देखते हुए सोचा, ये वही लड़की है जिसे वो पराया समझती रही, लेकिन असल में तो इसी ने मुझे पराया होने से बचा लिया। उन्होंने चुपचाप चाय का घूंट लिया तो अदरक की गर्माहट ने हल्का सा सुकून दिया। अच्छी चाय है, उन्होंने धीरे से कहा। तो रवीना मुस्कुराकर बोली, कल से रोज़ बनाऊंगी माँ जी, बस आप बैठकर पीजिए, पर ताने छोड़ दीजिए। यह सुनकर राधिका जी की आंखें भर आई। उन्होंने चुपचाप रवीना के सिर पर हाथ रख दिया। मुझे माफ़ कर दो बहू, मुझसे गलती हो गई। तो रवीना ने राधिका जी का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, माफ़ी किस बात की माँ जी, आप तो माँ हैं और माँ अपने बच्चों से कभी माफ़ी नहीं मांगती। आपसे तो बस हमें दुआ चाहिए। बारिश की वो शाम घर के अंदर एक नए मौसम को जन्म दे गई। उस दिन पहली बार घर में एक कप चाय ने सास बहू के बीच माँ बेटी का प्यार घोल दिया। उधर शिवानी को भी अब एहसास होने लगा था कि मायका कोई स्थायी घर नहीं होता, लड़की का असली घर तो ससुराल ही होता है। मायके से रिश्ता तोड़कर कोई लड़की सुकून से नहीं रह पाती। अगले दिन दोपहर को दरवाजे की घंटी बजी। रवीना ने दरवाज़ा खोला तो शिवानी खड़ी थी, वही पुराना सूटकेस, वही आंसू भरी आंखें, बच्चे भी पीछे खड़े थे गुमसुम से। रवीना ने चौंक कर कहा, शिवानी दीदी। तो शिवानी ने एक पल बिना गवाए सीधा रवीना के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी, भाभी माफ़ कर दो मुझे, घर वापस आने दो। रवीना ने भी नम आँखों से शिवानी को गले से लगा लिया। पागल हो क्या, ये घर तुम्हारा भी है, तुम कहाँ जाओगी? वो सब भूल जाओ और अंदर आ जाओ। शिवानी बच्चों को लेकर अंदर आई तो राधिका जी कमरे से बाहर निकली। शिवानी माँ के पैरों में गिर पड़ी। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी, भाभी बुरी नहीं है, मैं ही बुरी थी। राधिका जी की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने शिवानी को उठाया। बस बेटा, अब सब ठीक होगा, बहू ने मुझे भी माफ़ कर दिया है, तुझे भी माफ़ कर देगी। रात को राधिका जी ने पहली बार अपनी बहू और बेटी को एक साथ बैठकर चाय पीते देखा तो खुशी से आंखें नम हो गईं। तभी राम प्रसाद जी ने कहा,
देखा भाग्यवान, बहू ने घर को तोड़ा नहीं बल्कि जोड़ दिया है। शिवानी को भी रास्ता दिखा दिया, वरना वो कहाँ भाभी के साथ बैठकर चाय पीने वाली थी। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, बहू ने मुझे भी आईना दिखा दिया, वरना मैं तो इस घर को ही तोड़ बैठी थी। पर बहू ने हिम्मत दिखाई तो सब बदल गया और सबके चेहरे पर खुशी चमकने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।